हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी इन द क्लास। सो आज हम गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करा। पोलराइजेशन क्या होता है, जिसको हमने बताया डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो जाते हैं, जिससे डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। और पोलराइजेशन को फिर हमने डिफाइन करा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें फिजिकली पोलराइजेशन बताता है कि कोई मटेरियल कितना पोलराइज हुआ है। अब पोलराइजेशन भी दो टाइप के हमने समझे, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हमने देखा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होती है बट सरफेस चार्ज डेंसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो आती है। और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की दोनों नॉन जीरो टर्म आती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन थी कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। मींस गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक्स में किस तरीके से बिहेवियर करता है। एंड देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हमने डी वेक्टर डिफाइन करा। देन इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी काई। इन सब चीजों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, बाउंड चार्जेस, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका फिजिकल मीनिंग, डी वेक्टर का क्या होगा, वाई डी वेक्टर हमें रिक्वायर्ड है। देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, देन पोलराइजेशन वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, और इसका समरी टेबल। सो एक ओवरव्यू मिल गया कि आज के लेक्चर में हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। हमें पता इन वैक्यूम में हमारे पास गॉस लॉ क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ इन वैक्यूम है। वेयर क्यू क्या है तुम्हारा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। हाउएवर most practical materials are not vacuum। और जबकि हमें पता है practically materials are not vacuum, they are generally डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स जो मैं बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है, एक्चुअल में एक प्रकार से तुम्हारा इंसुलेटर टाइप होता है, जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के पोलराइज कर देंगे। पोलराइजेशन करने से उनके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाता है। वो पोलराइजेशन की दो टाइप की, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसका हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी लेक्चर ये देखने आया हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर पोलराइजेशन का देख कर आए, जिससे तुम्हारे को समझने में मजा आए, फील आए फिजिक्स की, पोलराइजेशन क्या होता है। उसके बाद गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स को किस तरीके से यूज करते हैं। सच है, हम देखें हमारे डाइलेक्ट्रिक्स में क्या जाएंगे, ग्लास है, प्लास्टिक्स है, ये सब हमारे क्या है डाइलेक्ट्रिक्स। मिका है, वाटर है, एंड सेरेमिक आर एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब इसके बाद देखो, इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, दीज मटेरियल्स बिकम पोलराइज। देखो मैं एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, हमने यहां से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, यहां से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। सो यहां आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। और ये तुम्हारे अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दीज मटेरियल्स बिकम पोलराइज। ये मटेरियल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट न्यू चार्जेस अपीयर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिससे न्यू चार्जेस अपीयर हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर। देयरफॉर ऑर्डिनरी गॉस लॉ मस्ट बी मॉडिफाइड, जिससे ऑर्डिनरी जो गॉस लॉ है वो मस्ट मॉडिफाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि गॉस लॉ
वैलिड है चार्ज इंक्लोज, बट यहाँ तो पहले ऑलरेडी कोई चार्ज इंक्लोज था ही नहीं, अब यहाँ तो बाद में चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, तो उसके लिए अब हमारे पास दो टाइप के चार्ज आएंगे, एक तो बाउंड्री चार्ज और एक फ्री चार्ज। फ्री चार्ज जो हम बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, और एक जो बाउंड्री चार्ज कहेंगे जिसको जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जनरेट हुआ है। इन दो चार्ज को समझने के लिए हमें गॉस लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो हम गॉस लॉ को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं इन विच फ्री चार्ज मोशन इज एब्सेंट, जिसके अंदर फ्री मोशन एब्सेंट रहता है। एग्जाम्पल की बात करें हम, सो हमारे पास ग्लास है, रबर, प्लास्टिक, मिका, और इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो नो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका फ्री मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का। कैन बी, इनको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज्ड कर सकते, और ये पोलराइज करने से स्टोर्स करेंगे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और इंक्रीज करेंगे हमारे कैपेसिटेंस को। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? सो डाइलेक्ट्रिक हम कह सकते हैं एक प्रकार से इंसुलेटिंग मटेरियल है इन विच फ्री चार्ज मोशन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल इसके बोले तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, मिका हो जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स, नो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है। इनको हम पोलराइज कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को और इंक्रीज करते हैं हमारे कैपेसिटेंस को। अब इसके बाद हम देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन कैसे करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को? व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड एटम शिफ्ट स्लाइटली। जब डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट एटम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं स्लाइटली। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नो लॉन्गर कोइंसाइड, मींस सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ फादर कोइंसाइड नहीं होते, एक दूसरे के साथ कुछ डिस्टेंस पर सेपरेशन आ जाता है। ईच एटम्स बिहेव्स लाइक अ टिनी डाइपोल, और हर एक एटम्स बिहेव करने लगता है लाइक अ टिनी डाइपोल। और हमें पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेट हो जाएंगे तो बिहेव करेंगे किसकी तरह? टिनी डाइपोल मूवमेंट की तरह, टिनी डाइपोल मूवमेंट की तरह। और डाइपोल मूवमेंट हमें पता है चार्ज इनटू सेपरेशन होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन होता है। सो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, इसी फिनोमेना को हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। अब इसके बाद अगर हम पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें, सो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी वेक्टर से, कॉल्ड द पोलराइजेशन वेक्टर। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और इसको डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मींस कोई मटेरियल कितना पोलराइज हुआ है उसको हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर से, और जिसको डिफाइन करके डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मींस एक मीटर की वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स पोलराइज हुए हैं, कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन। और इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू समेशन पी आई अपॉन डेल्टा बी, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर इसका फिजिकल मीनिंग की बात करूं मैं, फिजिकल मीनिंग क्या होगा पोलराइजेशन का, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो मैं बोल सकता हूँ पोलराइजेशन टेल अस हाउ स्ट्रांगली अ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज। मींस कोई मटेरियल, हाउ स्ट्रांगली अ डाइलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज, मींस कोई डाइलेक्ट्रिक कितना स्ट्रांगली पोलराइज हुआ है व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मींस कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना स्ट्रांगली पोलराइज हुआ है व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर लार्ज वैल्यू ऑफ पी है मींस मोर डाइपोल्स आर अलाइंड, मींस अगर हमारी पोलराइजेशन की वैल्यू ज्यादा है तो इससे हमें पता चलता है कि
मोर डाइपोल्स अलाइन हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हमारी पी की वैल्यू कम है, मींस इसका मतलब है कि लेस डाइपोल अलाइन हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब इसके बाद हमने देखा बाउंड चार्जेस। सो पोलराइजेशन क्रिएट चार्ज इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं चार्जेस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जिसको हमने बोल रखा है दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। और दे आर टू टाइप्स, एक तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज होता है और दूसरा सरफेस बाउंड चार्ज होता है। एक तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज होता है और दूसरा सरफेस बाउंड चार्ज होता है। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी को हमने डिफाइन करा रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट माइनस डेल डॉट पी वेक्टर, और सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेगा सिग्मा बी इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एन कैप, जिसमें एन कैप हमारा क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। एन कैप हमारा क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर का क्या मतलब है। जैसे तुम्हारा ये कोई सरफेस है, इसमें यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। सो रो वी इज इक्वल टू एक तो डेल वेक्टर डॉट पी वेक्टर है जो कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है, और इसके बाद सिग्मा बी है, एक और सिग्मा बी है, सिग्मा बी है पी वेक्टर डॉट एन कैप, पी वेक्टर डॉट एन कैप। सो दूसरा हमारे पास सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, एंड दूसरा है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब गॉस लॉ हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स में। पहले हमने अपना डाइलेक्ट्रिक्स का होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा और इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, फिर इसके बाद पोलराइजेशन और टाइप्स ऑफ, और इसके बाद यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, फिर वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो कि हमारा मेन की पॉइंट था, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। जनरल गॉस लॉ हमारे पास क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि किसी भी सरफेस के अंदर दो टाइप के चार्जेस जनरेट होते हैं, एक तो फ्री चार्ज होता है और एक बाउंड चार्ज होता है। रो फ्री होता है, मींस चार्ज डेंसिटी की अब दो टाइप से होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एक तो फ्री चार्ज डेंसिटी और एक और होगी बाउंड चार्ज डेंसिटी। रो फ्री चार्ज डेंसिटी और सेकंड है बाउंड चार्ज डेंसिटी। सो जिसको हमने डिफाइन करा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो फ्री प्लस रो बाउंड, रो फ्री प्लस रो बाउंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद हमने डिफाइन कर रखा है रो बाउंड इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। और रो बाउंड को हम अभी रो फ्री, तो हमें पता है रो फ्री का कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी जो एक्सटर्नली अगर हम कोई चार्ज रखते हैं उसके द्वारा जो आती है उसको रो फ्री चार्ज डेंसिटी, और जो बाउंड चार्ज डेंसिटी हो जो कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो सरफेस के अंदर जो चार्ज जनरेट होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, सो यहाँ तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो फ्री माइनस डेल डॉट पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ सेंड कर देते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो फ्री माइनस डेल डॉट पी वेक्टर। देन आफ्टर दैट डेल, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, देखो मैं करता हूँ सॉल्व। एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वेक्टर प्लस डेल डॉट p vector that is equal to rho free. Then after that del dot I take common, so epsilon naught e plus p that is equal to rho free. इसी को हमने डिफाइन करा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, del dot d vector that is equal to
रो फ्री, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, जिसमें हमने डी जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करा क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, और यही हमारा गॉस लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक है, गॉस लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक है। और डी वेक्टर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, जिसमें हमने डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, जिसको हमने डिफाइन करा गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। मींस गॉस लॉ हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो फ्री। जनरल लॉ हमारे पास क्या था, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में था। और अगर मीडियम की बात करें तो डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो फ्री। सो ये तुम्हारे हो जाएंगे गॉस लॉ, ये वैक्यूम में, और ये तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक में। Then after that I go electric displacement vector, electric displacement vector. So D vector is equal to epsilon naught E vector plus P vector, जिसको हमने बोल रखा है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रखा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्यों जरूरत हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट डी वेक्टर, सॉरी, सो अगर हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, सो हम बोल सकते हैं विदाउट डी वेक्टर गॉस लॉ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो फ्री प्लस रो बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोथ फ्री एंड बाउंड चार्ज मस्ट बी कंसीडर, मींस फ्री और बाउंड चार्ज मस्ट बी, सॉरी, सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नहीं लिखते हैं तो हमारे लिए गॉस लॉ को जब लिखेंगे तो फ्री और बाउंड चार्ज के साथ लिखना होगा। दिस बिकम मैथमेटिकली डिफिकल्ट, मींस इसको मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। so, इसलिए हमने विद द हेल्प ऑफ डी वेक्टर गॉस लॉ को लिख लिया, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री। सो इससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओनली फ्री चार्ज अपीयर हो रहा है। अब यहाँ बाउंड चार्ज भी अपीयर हो रहा था, और बाउंड चार्ज को डायरेक्टली सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया फ्री चार्ज के टर्म में, ओनली फ्री चार्ज अपीयर्स, हेंस कैलकुलेशन बिकम मस्ट इजियर, मींस इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। अगर मेन प्रॉपर्टीज की बात करें डी वेक्टर की, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डी, सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिमूव्स द कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी कॉज्ड बाय बाउंड चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिमूव कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को, जो कि होती है किसके कारण, बाउंड चार्ज, एंड अलाउ अस टू डील ओनली विद फ्री चार्जेस। सो मेन पर्पस ऑफ डी, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी को मेन रीजन लाने का ये था कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा रिमूव कर देता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी को, जो कि आती किसके कारण, बाउंड चार्जेस के कारण, एंड अलाउ अस टू राइट डील विद ओनली फ्री चार्जेस ओनली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर है, उसके साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, बाउंड चार्ज के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बाउंड चार्ज एक तो हमें डायरेक्टली नोन नहीं होता है, और फ्री चार्ज हमें डायरेक्टली नोन होता है, क्योंकि वो वह चार्ज है जो हम बाहर से एक्सटर्नली पुट कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिमूव्स द कॉम्प्लेक्सिटी caused by bound charges and allow us to deal only with free charges. Then after that I say physical meaning of electric displacement क्या होगा, E is actual electric field होती है, P response of dielectric होता है, E actual electric field होती है, और P तुम्हारा response of dielectric होता है। E तुम कह सकते हो तुम्हारा actual electric field होती है, और जो polarization होता है
वो होता है तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस तरीके से रिस्पॉन्स करा वो तुम्हें पी वेक्टर देता है, और ई क्या देता है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। सो डी हम कह सकते हैं इफेक्टिव फील्ड प्रोड्यूस बाय फ्री चार्ज। जो इफेक्टिव फील्ड प्रोड्यूस हुई है बाय फ्री चार्जेस, हेंस हम कह सकते हैं डी मेजर करता है फ्री चार्ज इफेक्ट इन मैटर। सो हम बोल सकते हैं डी क्या करता है, हमें मेजर करके देता है फ्री चार्ज इफेक्ट को इनसाइड मैटर। और अगर हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें, सो एक्सपेरिमेंटली मैनी मटेरियल्स, और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें सो एक्सपेरिमेंटली फॉर मैनी मटेरियल पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयरफॉर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, एप्सिलॉन नॉट काई ई। सो पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, जिसमें काई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी काई इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, काई इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। और जिसका डायमेंशन हमारा हो जाएगा, ये एक प्रकार से डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, और इसकी यूनिट कोई यूनिट नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट्स नहीं होगी। अगर इसका फिजिकल मीनिंग समझे हम, फिजिकल मीनिंग क्या बता रहा है ससेप्टेबिलिटी, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी टेल्स हाउ इजीली अ डाइलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज। मींस कोई मटेरियल कितना इजीली, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना इजीली पोलराइज हो रहा है, हमें बताता है ससेप्टेबिलिटी को। ऐसे मैग्नेटिक्स परमेबिलिटी हमें क्या बताएगा कि हाउ इजीली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। सो ससेप्टेबिलिटी हमें टेल्स बताता है हाउ इजीली अ डाइलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बी पोलराइज। अगर ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 0 आ रही है मींस कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, और ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है मींस इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई मटेरियल बहुत ज्यादा पोलराइज हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन। थस हम कह सकते हैं काई हमें क्या बताता है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू पोलराइज, मींस कोई मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है, ये हमें ससेप्टेबिलिटी बताता है। अब इसके बाद बात करें हम रिलेशन बिटवीन डी एंड ई, रिलेशन बिटवीन डी एंड ई। सो पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, और जिसमें डी वेक्टर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, जिसमें डी वेक्टर की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, और पी वेक्टर की वैल्यू हमने ऑलरेडी, अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर की वैल्यू हमारी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट काई ई। सो हम डी वेक्टर को, अगर हम ई वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस काई ई, और डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई, और हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। सो डी वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई, और जिसमें एप्सिलॉन आर हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई ई, 1 प्लस काई ई। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक। सो थस हम बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई, और एप्सिलॉन हमें पता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो डी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन ई वेक्टर, जिसमें एप्सिलॉन हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हमें याद होने चाहिए, पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर है,
और डी वेक्टर क्या है, एप्सिलॉन ई प्लस पी है, और डी हमारा क्या है, एप्सिलॉन ई है, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक क्या है, 1 + काई ई, और काई हमारा क्या है, ससेप्टेबिलिटी है। सो ये हमारा होल पिक्चर हो जाएगा। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसका कैपेसिटर में यूज होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ऑप्टिकल मटेरियल्स में, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना है, डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन वगैरह में हम इसका यूज कर रहे होते हैं। सो अगर हम इसकी समरी टेबल की बात करें सो हम बोल सकते हैं समरी टेबल, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को बहुत डिटेल में फिजिकली समझा। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जिसको हम डिफाइन करते हैं वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। पी पोलराइजेशन है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। काई ससेप्टेबिलिटी मीन्स कोई मटेरियल कितना पोलराइज हुआ है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। और ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसके बाद फाइनल फॉर्मूला सीट जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एन कैप, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 + काई ई, और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई। ये तुम्हारा फाइनल समरी हो जाएगी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। तो हमने पोलराइजेशन समझा, फिर गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक समझा, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा, उसका फिजिकल मीनिंग समझा, फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन समझा, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी समझा, जिसका फिजिकल मीनिंग क्या है और हमें ये क्या बता रहा है। देन आफ्टर दैट हमने रिलेशन बिटवीन डी एंड ई समझा और इसका फिजिकल मीनिंग, और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन, फिर इसके एप्लीकेशन समझे, जिसमें कैपेसिटर, इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टिकल मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर, कंपोनेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन, और इसके बाद ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पोलराइजेशन है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, काई ससेप्टेबिलिटी है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसके बाद इसके फाइनल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सी। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक पॉइंट्स को हमने डिटेल वे में समझने की कोशिश करी है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट विद फिजिकल मीनिंग और फील के साथ हम समझ रहे हैं। और अगर पहले लास्ट लेक्चर जो डायलेक्ट्रिक्स का देख के आए होंगे तो ये लेक्चर उनको बहुत मजा आया होगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सभी दोस्तों के साथ। और ये सब क्वालिटी ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस क्वालिटी ऑफ कंटेंट की हेल्प मिल सके। सो प्लीज कमेंट करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।